इन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू सर्जरीज, क्योंकि सर्जरी में पूरा आपने ओपन करना है बॉडी के ऑर्गन्स को और उसके बाद काटाकुटी होगी, आपकी नाइफ्स का इस्तेमाल होगा। हैविंग सेड दैट, नॉट नेसेसरीली कि ईच एंड एवरी पेशेंट इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स। ये जो कंसेप्ट है ना रीजनरेटिव मेडिसिन, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एस्थेटिक मेडिसिन, ये अब आपके न्यूरो साइंस में कौन से बायोस्टिमुलेटर्स हैं जो हमारी स्किन को यंग कर रहे हैं। नया जो ट्रेंड है ना वो एंटी एजिंग है। पीआरपी बहुत इवॉल्व हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारी एस्थेटिक मेडिसिन अभी भी इन पाकिस्तान इज जस्ट टेकिंग ऑन टू पीआरपी एंड माइक्रो नीडलिंग। Assalamu alaikum viewers, today we are doing most awaited podcast and we have Dr. Skina with us. डॉक्टर स्कीना जो कि ट्रेंड सेटलर भी हैं और अपनी यूनिक एंड वर्सटाइल अप्रोच की वजह से फेमस हैं। आज हम आपसे जो क्वेश्चन करेंगे मैम, उनमें न्यू ट्रेंड्स इन एस्थेटिक्स मेडिसिन के बारे में पूछूंगा मैं आपसे। और मैंने आपको ज़्यादातर देखा है कि आप फिलर एंड बोटॉक्स जो हमारी एक ओल्ड टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसकी बजाय आप बायोस्टिमुलेटर्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो ये क्यों है? अच्छा राहील, आपने कहा कि हम आज बात करेंगे न्यू ट्रेंड्स के बारे में। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें पहले ज़माने में जो होती रही हैं इन एस्थेटिक्स वी नो कि इट इज़ एन इवॉल्विंग, ऐसा जिसके अंदर डेली चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी फील्ड है, ठीक है। तो जो पहले ज़माने में एस्थेटिक्स के अंदर होता रहा है वो ये था कि फिलर और बोटॉक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। और जब बहुत सारे एक्ट्रेसेस के ऊपर और बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो पता लगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेस के अंदर फिलर या बोटॉक्स और इस तरह की चीज़ें इंजेक्ट कर देंगे तो आपको आर्टिफिशियल लुक ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। आपके फेस के ऊपर डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है। अगर आपने अपना हाथ एक सही जगह पे रोक लिया, एक्सेस यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड वाली बात है। फिर दूसरी बात ये है कि दूसरी रीज़न क्योंकि जो ये फिलर और बोटॉक्स होते हैं ना, इसके साथ आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली एस्थेटिक्स में जो कुछ भी करना है, व्हेन वी टॉक अबाउट द फेस और इवन द बॉडी, जहाँ पर भी स्किन की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम एक चीज़ का बहुत जिक्र करते हैं, वो कोलेजन है। तो फिलर और बोटॉक्स इटसेल्फ कोलेजन मेकिंग प्रोडक्ट्स नहीं है या उनसे कोलेजन नहीं बनता। तो कोलेजन नहीं बनने की वजह से आपको एक आर्टिफिशियल और एक इंस्टेंट लुक तो आ जाएगा, लेकिन आपको नेचुरल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो द न्यू थिंग इन एस्थेटिक्स इज़ subtle natural enhancement. अब what is subtle natural enhancement? Subtle natural enhancement का मतलब ये है कि आपके अपने जो खदो खाल है हमने उसको नहीं चेंज करना, आपके फेशियल फीचर्स को चेंज नहीं करना, आपके अपने फेशियल फीचर्स को रखते हुए उन्हीं को इन्हांस करना है। आपकी लिप की शेप नहीं चेंज करनी, आपकी जो लिप की शेप है शेप वही रहेगी, लेकिन जो उसके अंदर अगर वो थोड़ा सा पतला है तो उसको इतना नेचुरली इन्हांस करना है कि लोगों को पता ना लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन ये भी नज़र आए कि हाँ जी कोई चेंज ज़रूर है। तो वी डू नॉट गो ऑन टू द आर्टिफिशियल थिंग। एंड ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती फिलर बोटॉक्स, मैं करती हूँ फिलर एंड बोटॉक्स जहाँ पर ज़रूरत है और कम क्वांटिटी में, और कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक ही चीज़ पे बार बार रहेंगे तो फिर वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। फ्यूचर ऑफ एंटी एजिंग, जैसे अभी आपने बायोस्टिमुलेटर का जिक्र किया, या मैं तो यही कहूँगा कि ये फ्यूचर ऑफ एंटी एजिंग है। अब सेकंड, आप ट्रेंड सेटलर भी हैं जैसे, तो आपकी मैंने देखा है कि आप कस्टमाइजेशन कर रही होती हैं, तो वो कस्टमाइजेशन क्या है, आप उसके बारे में कुछ ब्रीफ करें। अच्छा, कस्टमाइजेशन ये होती है राहील के, देखें हमारे पास ना हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, हर तरह की स्किन के पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्किन बहुत डैमेज है, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्किन इटसेल्फ बहुत अच्छी है, जो अपनी अच्छी केयर कर रहे हैं। कस्टमाइजेशन इस लाइक कि आप देखें, इंसान जो है ना वो बटन से नहीं चलता, ठीक है। हर इंसान का अपना नेचुरल रिस्पॉन्स फ़र्क होता है, हर इंसान की अपनी लाइफस्टाइल है, उसका स्लीप पैटर्न डिफरेंट है, उसकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है। तो एक पेशेंट पे जो मैं एक प्रोसीजर करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे पेशेंट पे भी उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो वी नीड टू सी द पेशेंट फर्स्ट, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी होती है, उसका लाइफस्टाइल देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसीजर्स हम बताते हैं। ये नहीं होगा कि एक आपने चार्ट बनाया हुआ है कि जी अगर पिगमेंटेशन का पेशेंट आएगा तो बस उसको यही ट्रीटमेंट, हर पेशेंट को यही ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। पेशेंट की स्किन देखेंगे, उसके इश्यूज़ को देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। दिस इज़ कस्टमाइजेशन कि वट एवर यू नीड वी विल डू दैट, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। आपकी इंडिविजुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स होंगे। सेकंड मैम, हम रीजनरेटिव मेडिसिन्स के बारे में जो बात करते हैं या सुनते आ रहे हैं, आप इसको सही अप्लाई कर रही हैं,
तो कुछ थोड़ा सा एक रीजनरेटिव मेडिसिन को आप एक्सप्लेन कर दें फॉर हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, रीजनरेटिव मेडिसिन इज़ रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया ना कि हम फिलर बोटॉक्स के ऊपर ज़्यादा होते थे। एस्थेटिक्स में ना इतनी रिसर्च हो रही है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हर रोज़ एक नया प्रोसीजर इंट्रोड्यूस हो रहा है एस्थेटिक मेडिसिन के अंदर। और अगेन वही बात कि विथ टाइम साइंटिस्ट को या जो लोग रिसर्चर्स हैं उनको इस चीज़ की समझ आ रही है कि नया जो ट्रेंड है ना वो एंटी एजिंग है, एज को रिवर्स करना है, ठीक है। और वी ऑल नो कि आपका जो एजिंग का प्रोसेस है हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर और हमारी बॉडी के ऊपर जो एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं ना, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ना रीजनरेटिव मेडिसिन, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एस्थेटिक मेडिसिन, ये अब आपके न्यूरो साइंस में, आपके जॉइंट्स वाले डिजीज़ में, आपके वो तमाम डिजीज़ जिनमें एजिंग की वजह से, अच्छा तकरीबन सारी डिजीज़ एजिंग की वजह से है, अगर आपको ये बात मालूम हो तो। अल्जाइमर्स हो गई, पार्किंसंस हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, स्किन के अलावा भी जो डिजीज़ हैं वो सारी की सारी क्यों हो रही हैं? क्योंकि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके सेल्स के अंदर ना अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि एक टाइम आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये सेल अपने आप को खुद डैमेज करना शुरू कर देंगे, अपने आप को खुद ख़त्म करना शुरू करेंगे। तो वो जो सेल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो सेल अपने आप को मार रहे हैं, साइंटिस्ट ने ऐसे टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि उन सेल्स के अंदर वो वाले चेंजेस ही नहीं आएंगे या वो चेंजेस कम होंगे। तो दिस इज़ रीजनरेटिव मेडिसिन। और स्किन के ऊपर अगर हम बात करें तो वी डू हैव अ लॉट ऑफ सच गुड प्रोडक्ट्स लाइक PDRN, जिनके अंदर DNAs होते हैं, हमारे पास एक्सोसोम्स आ जाते हैं जिसके अंदर माइक्रो टाइनी वेसिकल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अगर हम स्टार्ट करें रीजनरेटिव मेडिसिन तो आज से 10 साल पहले हम PRPs भी कर रहे होते थे। PRP बहुत इवॉल्व हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारी एस्थेटिक मेडिसिन अभी भी इन पाकिस्तान इज़ जस्ट टेकिंग ऑन टू PRP एंड माइक्रो नीडलिंग। वी नीड टू मूव ऑन। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप पुरानी चीज़ों पे रहेंगे तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक ब्रांड है मोबाइल्स का, आप नोकिया बन जाएंगे इफ़ यू डू नॉट अडेप्ट द न्यू चेंजेस। सो यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ। और आपने जैसे कहा कि यू आर अ ट्रेंड सेटर, सो उसके लिए अगर आप न्यू चीज़ों को फॉलो करें एंड स्टेइंग इन द सेफ्टी लाइन, ये नहीं है कि जो नई चीज़ आ रही है आपने उठा लिया और आपने हर पेशेंट पे किया। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपने उसको पढ़ना है, उसको रिसर्च करना है और उसके बाद उसको अप्लाई भी करना है अपने पेशेंट्स के ऊपर। तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन द रीजनरेटिव मेडिसिन और आई लव डूइंग इट। एक बहुत मज़े की फील्ड है। आप पेशेंट की एज कम कर दे, उसको रिवर्स कर ले, उसको 5-10 साल यंग कर दे, तो इससे ज़्यादा मज़े की और क्या बात होगी। दैट्स गुड। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहूँ तो आपका कहने का मतलब है कि जो डेफिशिएंसीज़ आपकी बॉडी में बढ़ रही हैं आप जस्ट ट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी स्किन की डेफिशिएंसीज़ है आप थ्रू बायोस्टिमुलेटर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं। अब आपने एक्सोसोम्स की बात की है और बायोस्टिमुलेटर्स की। मैम कुछ आप इनको एलोबरेट कर सकती हैं कि ये कौन से एक्सोसोम्स हैं या कौन से बायोस्टिमुलेटर्स हैं जो हमारी स्किन को यंग कर रहे हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं दे रहे, जो लोगों को अडॉप्ट करने चाहिए? सो एक्सोसोम्स जो है ना राहील, वो एनिमल डिराइव, प्लांट डिराइव्ड, ह्यूमन डिराइव, तीनों तरह के होते हैं और ये स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल से बनाए जाते हैं। आपके प्लांट के अंदर जो एक्सोसोम्स होंगे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, या एनिमल में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे काउ मिल्क है उसके अंदर भी एक्सोसोम्स है, वहाँ से वो डिराइव्ड होंगे। ह्यूमन में अगर बात करें तो ह्यूमन प्लेसेंटल सेल्स से बने हुए होते हैं। और अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि आपके अपने ब्लड से भी एक्सोसोम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसी मशीन्स है आपके ब्लड, जैसे हम PRP बनाते हैं उसी तरह से आपके एक्सोसोम्स भी बन सकते हैं। सो एक्सोसोम्स आपकी आई थिंक दिस इज़ द न्यू इन द रीजनरेटिव मेडिसिन, क्योंकि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये आपके स्कैल्प हेल्थ को इन्हेंस करती है, आपकी स्किन के हेल्थ को इन्हेंस करती है और आपके जो स्टेम सेल्स है जो कि स्टिमुलेट नहीं हो रहे हैं, जो सो गए हैं, जो डॉर्मेंट हो गए, एक्सोसोम्स जाके उनको स्टिमुलेट करेंगे और उस वजह से आपको नेचुरल और अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। हाउ डज़ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर्स? लाइक सर्जिकल प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आप इस बारे में क्या, हमें आपके क्या व्यूज़ हैं? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कर लिया राहील आपने, मुझे लग रहा है सारे सर्जन्स को मेरे पीछे लगाएंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि देखें हमारे जो सोसाइटी है ना वो सब के सब, बल्कि इंटरनेशनल भी आई थिंक कि सारे के सारे जो है ना वो नाइफ से डरते हैं, ठीक है। नो बडी वॉन्ट्स टू गो अंडर द OT लाइट एंड नो बडी वॉन्ट्स टू हैव दोज जो डाउन टाइम उसका होता है सर्जरी का। और एस्थेटिक्स की अगर मैं बात करूँ ना तो एस्थेटिक जो है ना वो बड़ा एक वो ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों की
जो है ना हम क्या कहें कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको हमें बड़ा हाइड करना पड़ता है। तो किसी का भी दिल नहीं होगा कि मैं अपने फेस पे कोई ट्रीटमेंट कराऊं। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होंगे जो ये कहेंगे कि जी मेरे फ़लाने घर वालों को पता लगे या मेरे रिश्तेदारों को पता लगे कि मैंने फ़ेस पे क्या किया है, बिकॉज पीपल जज यू अ लॉट। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक बड़ी रीज़न वाई पीपल प्रेफर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, या जो हमारे एस्थेटिक प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू द सर्जिकल प्रोसीजर, जबकि सबको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने फेस लिफ्ट सर्जरी करा ली, 40 साल की खातून आ रही हैं, 50 साल की खातून मेरे पास आ रही है और उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एजिंग के साइंस हैं, उनके जाउल्स हैं, उनके अंडर आई बैग्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेगिनेस हुई हुई है। वी ऑल नो कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, ये फेस लिफ्ट सर्जरी कराई तो उनको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे वो सर्जरी? वो इसलिए नहीं कर रहे वो सर्जरी क्योंकि एक तो ये कि इट इज़ अ सोशल वो आपके लिए स्टिग्मा बन जाता है कि जी सारे लोगों ने कहना है कि आपने 40-50 साल की सर्जरी करवा ली और इस एज में सर्जरी करा ली। हमारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि कॉम्प्लिकेशंस एज़ कम्पेयर टू इन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू सर्जरीज, क्योंकि सर्जरी में पूरा आपने ओपन करना है बॉडी के ऑर्गन्स को और उसके बाद काटा कुटी होगी, आपकी नाइफ्स का इस्तेमाल होगा, तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। अच्छा, अब बेटर इस तरह से है ये वाले प्रोसीजर जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर की, वो आपके कम डाउन टाइम में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। Having said that, not necessarily कि each and every patient is a good candidate for non-invasive procedures। जैसे कि अगर मेरे पास कोई 60+ खातून, इवन कि अब तो खैर हम 20s एंड 30s में भी पेशेंट्स ऐसे देख रहे हैं जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एजिंग के साइंस आए हुए, तो अगर आपने अपनी स्किन की अच्छी केयर नहीं की है तो आपको बहुत जल्दी एजिंग के साइंस आ जाएंगे। और ऐसे पेशेंट्स को हम मेंटली प्रिपेयर ज़रूर करते हैं कि ठीक है आप अपनी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी करवाएं, लेकिन देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिनको मैं अक्सर यही कहती हूँ, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द आईलिड एरियाज़, जिनके लोअर आईलिड पे सैगिनेस है। अनफॉर्चुनेटली एस्थेटिक में कोई इस तरह का नहीं है कि जो जिनके बहुत अंडर आई बैग्स हो, पफी सही बड़े बड़े आई बैग्स होते हैं, उनके लिए जो है ना हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर से ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम रेफ़र करते हैं टू द प्लास्टिक सर्जन्स। और अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहिबा कुछ ऐसा करे कि नहीं मैंने ना स्टिच लगवाना है, ना मेरा कोई स्कार बने, ना ऐसी चीज़ हो, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में हम अपने लेज़र्स के ज़रिए, जैसे लेज़र रीसर्फेसिंग है, या हम लाइपोलिटिक इंजेक्शंस इस्तेमाल करके, या हम हाइफू करके, इस तरह की चीज़ों से उनको चेंजेस दे सकते हैं। सो ये दोनों तरफ जाती हैं चीज़ें कि they are in a way very better as compared to the surgical procedures, but in a way at times they might not help you a lot too. This all depend on the expertise of the doctor and your requirement। again इसमें भी फिर customization वाली बात आ जाती है। अभी मैम आपने बात की है 20s और 30s में जाके भी कुछ लोगों को एजिंग के साइंस आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखें हमारा लाइफस्टाइल और जो जिस एरा में हम अभी रह रहे हैं, आप इमेजिन करें लिविंग योर लाइफ इन अ विलेज। ठीक है, पहले हम सारे विलेज में ही रह रहे थे ना, पहले इतनी वो नहीं थी, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतने इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था, ओजोन की लेयर डैमेज नहीं थी, आपके सारी ऑर्गेनिक नेचुरल फूड्स होते थे, लोग अपने हाथों से घरों में गंदम उगा कर खा रहे होते थे और सारी चीज़ें कर रहे होते। तो जितना जितना आप एडवांस करते जा रहे हैं उसके कुछ ना कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसानात नज़र आएंगे। और फिर उसके अलावा जो है ना, व्हाट आई हैव सीन नाउ अ डेज़ इज़ दैट कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारे यंगस्टर्स जो है वो आपकी अपनी स्किन को डैमेज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब उनका स्ट्रेस एंड देयर लाइफस्टाइल एज वेल, उनके रातों की नींद नहीं प्रॉपर हो रही होगी, वो पूरी पूरी रात सोशल मीडिया की वजह से। पहले लाइट्स नहीं होती थी, पहले टीवीज़ ही होते थे, टीवी में 8-9 बजे के बाद तो पीटीवी ने बंद कर देना था सारा कुछ, तो उसके बाद तो सबने सोना था ना। तो अब हर एक के हाथ में फ़ोन है, वो पूरी पूरी रात जागते हैं, और रातों को जागने से कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर ऐसे हैं, ख़ास तौर पे आपका एक हार्मोन होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। तो जब आप रात को जाग रहे हैं तो उसमें आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो सिर्फ़ और सिर्फ रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे, कुछ स्टडीज़ कहती है 2 बजे, उस ड्यूरेशन में वो हार्मोन रिलीज़ होता है। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन आपके आम ज़बान में अगर आसान करके मैं बोलूँ तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मुज़र असरात वाले केमिकल सारे दिन बने हैं, आपकी एक तरह से फैक्ट्री रिस्टोर कर देता है, आपका फैक्ट्री रीसेट कर देता है कि जो कुछ आपकी स्किन के अंदर डैमेजेस, बॉडी के अंदर, नॉट ओनली स्किन, इवन कि कैंसर के साथ भी इसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि अगर आप रातों को ज़्यादा जागते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो डैमेजिंग रेज़ आपको सारा दिन पड़ते रहे हैं, जो आपने डैमेज अपने साथ सारा दिन किया है, उसको अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है
है कि वो ऑटो करेक्ट हो सकता है अगर आप रात को अपनी नींद पूरी करेंगे। अगर आप रात को नींद नहीं करेंगे, आप दिन को बेशक 12-12 घंटे सोते रहे, आपका मेलाटोनिन दिन की रोशनी में रिलीज़ नहीं होता। और मेलाटोनिन का अनफॉर्चुनेट ये है कि हाँ कुछ सप्लीमेंट्स है, बट जो नेचुरल सोर्स ऑफ मेलाटोनिन वाला रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। और दूसरा क्या होता है हार्मोनल चेंज, एक आपका और हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो कॉर्टिसोल का लेवल जो है आपका रात के टाइम कम होता है, दिन के टाइम ज़्यादा होता है। कॉर्टिसोल आपका तब रिलीज़ होता है व्हेन यू आर अवेक, जब आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे आपका कॉर्टिसोल लेवल होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल का और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ ताल्लुक है, लेकिन नींद के साथ भी बहुत है कि उसका एक सर्केडियन रिदम होता है, यानी कि वो आपकी रात के टाइम पे कम होता है, दिन के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो अगर आप रात को जाग रहे हैं आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई ही रहेगा, और कॉर्टिसोल इज़ अ प्रो इन्फ्लेमेटरी हार्मोन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कर सकता है, आपके जॉइंट्स ख़राब कर सकता है, आपके ब्रेन पे डैमेजेस कर सकता है, आपकी स्किन पे डैमेजेस कर सकता है। ओवरऑल आपकी एजिंग के अंदर कॉर्टिसोल का बहुत रोल है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं राहिल, जिसकी वजह से आजकल हम बाज़ औक़ात में बड़ी हैरान होती हैं कि बच्चियाँ आती हैं और जब मैं उनसे एज पूछती हूँ, कि मेरा पहला सवाल ये होता है कि आपका नाम क्या है, और दूसरा सवाल होता है आपकी एज क्या है, जब हम स्किन के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो जब वो अपनी एज बता रहे होते हैं तो एट टाइम्स मैं बड़ी चौंक जाती हूँ कि इनके ऊपर इतनी एजिंग साइंस इतनी अर्ली एज में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और उसमें सबसे टॉप मोस्ट पे आई वुड से नंबर 1 इज़ द स्ट्रेस, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं। अभी आपने मैम बात की है कि यंग जनरेशन्स में एजिंग्स के साइंस आ रहे होते हैं, तो उसमें हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया का जैसे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इन द सेंस कि वो अनरियलिस्टिक अप्रोचेस लेके फिर क्लिनिक्स आते हैं या डॉक्टर को विज़िट करते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं कि हम कोई बारबी बन जाएंगे या हम ये बन जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहती हैं या क्या अप्रोच देना चाहती हैं? राइट, सोशल मीडिया ने ना हमारे लिए दोनों काम किए। हमारे लिए ज़िंदगी आसान भी की है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखें हम भी तो लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं ना। तो गुड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ देयर एज वेल, एंड बैड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो देयर। वो होता है इस तरह है क्योंकि देखें कैमरे की जो आंख है ना, उसका हमें नहीं पता लग रहा होता है। आजकल इतने अच्छे फ़िल्टर्स आ गए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, ऐसे तरीके आ गए हैं कि किसी को नहीं पता लगेगा कि ये फ़ेक है। तो जब पेशेंट्स देखते हैं कि आपके सेलिब्रिटीज़, एक्ट्रेसेस और या जो आपके ब्लॉगर्स हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जी उनकी स्किन इतनी अच्छी है, उनकी तो स्किन पे कोई दाग धब्बा निशान नहीं है, 99% ऑफ द केसेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो दे यूज़ फ़िल्टर्स, ठीक है। सो जब वो ये देखकर हमारे पास आते हैं ना, तो पेशेंट बड़ा अपसेट होता है कि यार उनकी स्किन पे तो कोई पोर नहीं है, उनकी स्किन तो बड़ी फ्लॉलेस है, और हमें ऐसी स्किन चाहिए, हमें आप जैसी, मतलब लोग अक्सर ये आके कह रहे होते हैं कि हमें ऐसी स्किन, लोगों की तस्वीरें भी दिखा देते कि हमारी शक्ल ऐसी कर दें। देखें हमारी जो एस्थेटिक मेडिसिन है ना, जब हम शुरू में जब एग्ज़ाम्स दिए और पढ़ाइयाँ की, तो हमारे जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की जो लिस्ट है ना, हर प्रोसीजर की अपनी इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि कौन से पेशेंट्स पे आपने ये प्रोसीजर्स करने और कौन से पेशेंट्स पे नहीं करने। तो जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स है ना, उसमें एक जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो सब में कॉमन है कि आपने कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर करना है, और अगर पेशेंट की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, तो this is one of the top number 1 contraindication. Do not touch that patient if that patient has an unrealistic approach. अब कैसे गाइड किया जाए? देखें आपको बात करनी पड़ती है ना, पेशेंट के साथ काउंसलिंग करनी पड़ती है। द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द आई वुड से कि जो हमारे प्रैक्टिशनर्स है, दे आर ऑल वेरी वेरी बिजी, उनके पास टाइम कम होता है, और पेशेंट के लिए उनके मतलब हार्डली 5 मिनट की कंसल्टेशन हो जाती है। 5 मिनट की कंसल्टेशन में वो बस 2-4 चीज़ें बता देते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जब वो मेरे पास आ रहे हैं कि 10-10 साल से उनको सोराइसिस है, और मैं उनसे ये पूछूं कि आपकी बीमारी का नाम क्या है, उन्हें अनफॉर्चुनेटली, और कई डॉक्टरों के पास जा चुके होते हैं, उनको अपनी बीमारी का नाम भी नहीं पता होता। तो मैं कहती हूँ आपको डॉक्टर ने बीमारी पढ़ाई नहीं, बीमारी पढ़ानी होती है, बतानी नहीं होती है, या आपने दवाई लिख कर नहीं भेजना। स्किन में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम डर्मा या एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अच्छा मज़े की बात ये होती है उसमें कि हमारी जो स्किन की साख्त है ना, सर से लेकर पाँव तक फ़र्क है। यहाँ की स्किन का टेक्सचर फ़र्क है, 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 और इस फ़र्क की वजह से हर जगह पे एक डिफरेंट दवाई लग रही है। फेस की जो क्रीम्स होंगी वो सर पे नहीं लग सकती, सर की जो क्रीम्स होंगी बॉडी पे नहीं लग सकती। यहाँ लोशन लगेगा, यहाँ पर क्रीम लगेगी, यहाँ ऑइंटमेंट लगेगी, यहाँ पे जेल्स लगेंगे, यहाँ फोम्स होंगे, यहाँ स्प्रेज होंगे। अगर आपने पेशेंट को ये सारी चीज़ें लिख कर दे दी और आपने पेशेंट को समझाई नहीं, अच्छा पेशेंट हमारा फिर भी भूल जाता है, लेकिन फिर भी मेक इट श्योर कि पेशेंट को एक एक चीज़ शुरू से लेकर एंड तक समझाई जाए, बताई जाए। तो काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप
व्हेन वी आर डूइंग एस्थेटिक्स। जो आपने बात की ना कस्टमाइजेशन, हाउ वी डू कस्टमाइजेशन, वी नीड टू सिट विद द पेशेंट फॉर रफली मिनिमम 15 मिनट्स मिनिमम, कभी कभार उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसमें आपने बैठ के पेशेंट को एक एक बात समझानी है, बतानी है कि देखें ये है और आपकी बात गलत नहीं है, कोशिश कर सकते हैं आपको जो आपके रिज़ल्ट है उसके करीब लेकर जाए, लेकिन ऐसा हम कर भी नहीं सकते। हम आपकी शक्ल नहीं बदल सकते, हम आपकी नाक जो है अगर वो उसकी शेप एक पर्टिकुलर शेप है, हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव तो कर सकेंगे लेकिन हम उसको बदल नहीं सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब आप पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे, आपका रेपो बिल्ड हुआ होगा पेशेंट के साथ। आप खुद जल्दी में, आपको टाइम ही नहीं है, आप कह रहे हैं बस अगला पेशेंट भेजें और मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूं और मैं निकलूं, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में यू माइट नॉट बी इन अ गुड सिचुएशन एट द एंड, और पेशेंट को भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा मैम, पूरी दुनिया में जैसे कि हम देख रहे हैं एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, तो एस्थेटिक्स में एआई का क्या रोल है? तो एआई का जो रोल है ना राहील, वो एस्थेटिक्स में है, बिल्कुल है, लेकिन उससे ज़्यादा डर्मेटोलॉजी में अभी चल रहा है, क्योंकि रिसर्च ज़्यादातर यूके यूएस में हो रही है और उसमें जो आपकी स्किन कैंसर्स है उसके ऊपर ये काम हो रहा है कि आप पिक्चर ले लेंगे, मोल की ले ली और आपने वो अपलोड की और उससे रिलेटेड आपको वो गाइडेंस थोड़ी बहुत दे देंगे। डेफिनेटली अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है एआई कि आपका जो डॉक्टर है उसकी नॉलेज को रिप्लेस कर सके, लेकिन फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता ये हो सकता है कि आपने क्लियर पिक्चर ले ली फ़लानी डिज़ीज़ की, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हम मेलानोमा की हम बात कर रहे हैं, तो मोल के आपने पिक्चर ली, उसको अपलोड कर दिया, तो उससे रिलेटेड कि ये मेलानोमा है नहीं है, जो जो बेसिक वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है एआई, वो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। तो एट टाइम्स जैसे अगर आपके पास बहुत एडवांस इक्विपमेंट नहीं है, जैसे आपने मोल की जो करनी होती है, कैंसर को रूल आउट करना होता है, उसके लिए डर्मेटोस्कोप का इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपके पास नहीं पड़ा हुआ है तो आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर ही होंगी क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। थैंक यू वेरी मच। आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और व्यूवर्स आपके अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके कंसर्न्स हैं, तो डू शेयर विद अस। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उनको ब्रीफली मैम से आंसर लें। थैंक यू।